नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम का दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली है और उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, यदि एक टिड्डी को मेढक द्वारा खाया जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, जब टिड्डे के द्वारा टिड्डे का भोजन जो है मेढक करता है या टिड्डे को मेढक द्वारा खाया जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है? निर्माता से डिकम्पोजर की तरफ, बिल्कुल गलत है दोस्तों। निर्माता से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, उस पर कहीं जाके तब डिकम्पोजर की ओर होता है। ठीक है, निर्माता से प्राथमिक उपभोक्ता ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्माता की चर्चा नहीं किया जा रहा है इसमें। द्वितीयक और प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता की बात कही जा रही है, क्योंकि टिड्डा क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, और मेढक क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता है। और ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा क्या होता है? प्राथमिक से द्वितीयक में होता है, न कि उल्टा होता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता ही बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन जो 4 दे रखा है कि द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक में, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। मेढक से टिड्डे में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा, टिड्डे से मेढक में होगा, क्योंकि मेढक जो है वो टिड्डे का भोजन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, इसमें बताया जा रहा है कि कौन सी गैसें अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें होती हैं? जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं। तो आपको पता है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ये सभी क्या होती हैं? सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और इसमें से जो ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती हैं वो होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो होती हैं ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली गैसें होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ, मीथेन भी हुआ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन कभी कभी पूछ लेता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है दोस्तों क्या है? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और चिपको आंदोलन में क्या हुआ दोस्तों? उसमें वृक्षों की रक्षा करने के लिए लोगों ने वृक्षों से चिपक के वृक्षों की रक्षा की थी। ठीक है, तो और इस कारण से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा था। और चिपको आंदोलन घटना कहाँ की है दोस्तों? जो कि घटना उत्तर प्रदेश की है। पहले दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य है वो पहले उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, इस कारण से घटना, इस प्रश्न में अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछे और इसमें आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड दिया हो, तो चिपको आंदोलन आपके मन में तो यही रहेगा कि उत्तराखंड। तो यहाँ पे दोस्तों किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हिस्सा पहले उत्तराखंड था, बाद में वो हट गया है, अब वो अलग राज्य बन गया। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के कौन से राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो जब आपको बात आ जाए कि नारियल के तेल में पकाई गई मछली, तो दोस्तों सीधा सीधा हो जाएगा गोवा। गोवा के लोगों को नारियल के तेल में पकाई गई मछली खाना पसंद है। और यहीं पे अगर बात आ जाता है कि सरसों के तेल में पकाई गई मछली, तो कहाँ के लोग हो जाते हैं? वो जम्मू कश्मीर के लोगों का भोजन हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है दोस्तों उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑक्सीजन है, डीएनए है, सूर्य है, या भूवैज्ञानिक भंडार है? तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। और सूर्य के प्रकाश में ही जो पौधे होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पौधे की जो घटना होती है जिसमें अपने भोजन का निर्माण करते हैं, घटना कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, जिससे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। कभी कभी दोस्तों एक प्रश्न आ जाता है सूर्य से रिलेटेड कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड दोस्तों लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, यह कौन सी बीमारी होता है? अंतर्ज्वार होती है, आंतज्वार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू? तो कपकपी के साथ अगर तेज बुखार आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, अब मलेरिया के उपचार में
सिकोना जो वृक्ष होता है उसके छाल का उपयोग इसमें किया जाता है। और मलेरिया जो होती है दोस्तों ये मच्छरों के काटने से फैलती है, ठीक है, मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी होती है। और मच्छरों के रोकथाम के दोस्तों क्या करते हैं कि मच्छर कहीं पे उनका जो विकास ना हो पाए या प्रजनन रुक जाए, उसके लिए जहाँ पे जल कई दिनों से इकट्ठा हो रहा या पानी एकत्रित होता है तो वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल देते हैं, जिससे जो उसका लार्वा होता है दोस्तों बन नहीं पाता, या मिट्टी का तेल डाल देंगे, या वहाँ पे मछलियाँ डाल देते हैं जो कि उसके लार्वा को खा जाता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन नहीं हो पाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का प्रभाव कितना होता है। इससे प्राथमिक से द्वितीयक में ऊर्जा का प्रभाव कितना होता है। तो आपको बता दें कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, 10% होता है दोस्तों। कितना होता है, 10%। और यह नियम किसने दिया था, लिंडेमान ने। लिंडेमान के द्वारा यह नियम बताया गया था कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे में 10% होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, क्या पूछा देखिएगा। कराए कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी मृदा दोस्तों कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे कछारी मृदा पाई जाती है। बीकानेर, जैसलमेर में, भरतपुर धौलपुर में, या कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा या डूंगरपुर में। तो भरतपुर और धौलपुर में कछारी मृदा पाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। हाथियों के झुंड में दोस्तों हथनी होती है और कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है। जो हथनी होती है पूरे समूह का नेतृत्व तो उसी के द्वारा किया जाता है। और जो हाथी का एक बच्चा होता है उस कह सकते हैं कि वह जो हाथी का बच्चा होता है, हाथी होता है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब आपको बताना है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है। तो आय में सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वही उस झुंड का नेतृत्व करती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कराए कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम क्या होते हैं, म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों इसमें से क्या है, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से भी सीमा लगती है, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक राज्य नेपाल है। नेपाल से बिहार की 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। कितने, 7 जिलों की सीमाएं मैच करती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। करा कि हिमालय के निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह कौन सी है। मकालो, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कामेट। तो इसमें से हिमालय की चोटियां जो नेपाल में ठीक है, नेपाल में कौन सी हिमालय की चोटियां, मकालू हुआ, अन्नपूर्णा हुआ, धौलागिरी, ये तीनों ही चोटी क्या हैं, नेपाल में है। जबकि कामेट जो है वो नेपाल में नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, बिल्कुल सही दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 13 किलोमीटर होती है। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। सबसे ऊपरी नहीं है, पृथ्वी तल से सबसे पास की
परत होती है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक तो है नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। और इसका तापमान जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी के तल के सबसे नज़दीक होता है, क्योंकि इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। और इसमें ही दोस्तों बादल बनना या बर्फ की जैसी घटनाएं जो होती हैं इसी मंडल में होती हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटती है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होती है तो सबसे ज़्यादा जो गर्म होने वाली मंडल होता है कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे अधिक पाई जाने वाली दो गैसें हैं? वायुमंडल में कौन सी ऐसी दो गैसें हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि कौन सी दो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान की चर्चा होती है तो भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, 18 दिन समय लगा था। और कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और जब लागू होने की बात आती है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था? लागू किया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा।